चलिए, कल बात कर रहे थे आपसे वैदिक संस्कृति के हैं और वैदिक संस्कृति के संदर्भ में आज हम आपसे बात करेंगे ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति। डालेंगे महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति मीन्स वुमेन स्टेटस। वुमेन स्टेटस को अगर देखा जाए तो मेरा अपना मानना है कि महिलाओं की स्थिति सोसाइटी में कभी भी ठीक नहीं रही। जैसे कि अगर महिलाओं की स्थिति की बात की जाए तो हम सबसे पहले देख रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को। हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपने इस बात की कि ये ऐसी सोसाइटी थी, हड़प्पा की सभ्यता एक ऐसा समाज था जिस समाज में मातृ सत्ता थी, जिस बात को आप पढ़ चुके हैं। आप इस बात को समझते हैं कि हड़प्पन सभ्यता में मातृ सत्तात्मक समाज था। इसको इस आधार पर देखा जा रहा है क्योंकि आपको मातृ देवी की मूर्तियां मिली, मदर गॉडेस की फिगरिंग्स बहुत सारी मात्रा में मिली, इस वजह से आप इसको क्या कह रहे हैं, मातृ सत्तात्मक। तो ठीक है भाई, आज की सोसाइटी में अगर हम टुडे बात करें, आज की सोसाइटी में बात करें तो आज भी महिलाओं को पूजा जाता है। कहने का मतलब आज भी महिलाओं या देवियों की कल्पना हमने की है। अब देवियों की कल्पना हमने जो की है, उन देवियों की कल्पनाओं में आज भी देवियों को पूछते हैं। इसका मतलब यह है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी हो गई। आज भी महिलाओं की स्थिति खराब है, उसके बावजूद भी महिलाओं को पूजा जाता है ना। लक्ष्मी का रूप माना जाता है, पार्वती का रूप माना जाता है और कोई भी बहुत सारे रूप माने जाते हैं। ठीक, उसके बावजूद भी महिलाओं की स्थिति खराब है। तो मातृ देवी की मूर्ति मिलना महिलाओं की अच्छी स्थिति को दिखाता नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि महिलाओं की स्थिति मीन्स निर्णय निर्माण में, डिसीजन मेकिंग में महिलाओं को कभी प्रायोरिटी नहीं दी गई। ठीक, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सोसाइटी या फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन, सभ्यता के प्रारंभ से लेकर अब तक महिलाओं को निर्णय निर्माण में कभी भागीदारी मिली नहीं। ठीक, फिर भी हम ये मानकर चलते हैं कि महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल में अच्छी थी। अब ये अच्छी जो कह रहे हैं हम, अच्छी का मतलब यहां पर बेटर कह रहे हैं हम। ठीक है, बेटर क्यों कह रहा हूं, यानी कि इसके बाद जो स्थितियां आएंगी वो और खराब होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा बेटर कह रहा हूं यहां पर महिलाओं की स्थिति को। क्यों कह पा रहा हूं, उसके कारण को समझ लेते हैं, ये समझने का प्रयास करते हैं। महिलाओं की स्थिति को हम तीन तरीके से देख सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर मैं आपको लिखा दूंगा आप चाहेंगे तो। एक सामाजिक तौर पर देखते हैं, एक राजनीतिक तौर पर देखते हैं और एक आर्थिक तौर पर देख लेते हैं, है ना। और अगर तीन तरीके से हम देखें इन महिलाओं की स्थिति को, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर, तो हम क्या पाते हैं उसको देखते हैं। राजनीतिक तौर पर बात की जाए तो आप इस बात को समझते हैं कि निर्णय निर्माणकारी जो संस्थाएं थी उनमें महिलाओं को बुलाया जा रहा है। विशेष तौर पर महिलाओं को कहां बुलाया जा रहा है, तो आप कहेंगे सभाओं में। विशेष तौर पर महिलाओं को कहां बुलाया जा रहा है, तो हम कहेंगे समितियों में। तो सभा में, समिति में, इन सब जगह किसको बुलाया जा रहा है, महिलाओं में। तो डिसीजन मेकिंग की जो बॉडी है, निर्णय निर्माण करने की जो निकाय है, वहां पर किसको बुलाया जा रहा है, महिलाओं को बुलाया जा रहा है। इट मीन्स पॉलिटिकली वो एम्पावर्ड थी, राजनीतिक तौर पर वो सशक्त थी, क्योंकि निर्णय निर्माणकारी संस्थाओं में उनको बुलाया जा रहा है। ठीक है। आर्थिक तौर पर बात करें तो आर्थिक तौर पर हम देखते हैं संपत्ति के अधिकार को, कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार था या नहीं। तो ऋग्वैदिक काल में अगर बात करें तो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था। तो चूंकि इनके पास राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसका मतलब आर्थिक रूप से कमजोर हुई। और आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि आर्थिक रूप से जो व्यक्ति सशक्त होता है वो निर्णय निर्माण में प्रमुख भूमिका निभा पाता है। का मतलब यह हुआ कि आर्थिक संबल होना बहुत जरूरी है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। महिलाएं अगर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं तो फिर डिसीजन मेकिंग को वो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, निर्णय निर्माण को प्रभावित कर सकती है। लेकिन आर्थिक तौर पर इनको संपत्ति के अधिकार नहीं है, इनके पास राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। इट मीन्स महिलाओं की स्थिति आर्थिक तौर पर तो नहीं थी अच्छी, भले ही किस तौर पर रही हो, राजनीतिक तौर पर। जैसे कि मैं आज की बात करूं, आज भारत में राजनीतिक तौर पर निर्णय निर्माण में महिलाओं को भागीदारी दी गई, वो राइट टू वोट का यूज करती हैं। लेकिन महिलाएं जो राइट टू वोट का यूज करती हैं वो इन्फ्लुएंस होता है फैमिली का, या वो इन्फ्लुएंस होता है हस्बैंड का मतलब अपने पति के कहने पर या अपने परिवार के कहने पर ही वोट करती हैं। वो जो वो चाहते हैं परिवार, या वो जो चाहता है उसका पति, उसी के आधार पर वोट करती हैं।
तो राजनीतिक निर्णय निर्माण में भागीदारी होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि महिलाओं की स्थिति क्या होगी अच्छी। सबसे बेहतर अच्छी स्थिति तब मानी जाएगी जब उनके पास आर्थिक स्वावलंबन हो, है ना, जब उनके पास आर्थिक अधिकार हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे कि महिलाओं की स्थिति आर्थिक तौर पर तो कमजोर थी, लेकिन राजनीतिक तौर पर कैसी थी? अच्छी। तो आर्थिक तौर पर का मतलब संपत्ति का अधिकार उनके पास नहीं था, लेकिन उनको निर्णय निर्माणकारी संस्थाओं में भागीदारी लेने की अनुमति थी। दूसरी बात, आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा कि ऋग्वैदिक काल में एक संस्था अस्तित्व में आ गई थी, जिसको क्या कह रहे हैं आप? परिवार। जिसको संस्था को क्या कह रहे हैं? विवाह। और इकाई के तौर पर क्या अस्तित्व में आ गया था? परिवार। जैसे कि आपने इस बात को देखा कि किसी भी जन की आधारभूत इकाई परिवार है। परिवार से कुल बने, कुल से ग्राम बने, ग्राम से विश्व बने, और विश्व से जन। ये आप पढ़ चुके हैं। तो जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी की फंडामेंटल यूनिट क्या है? तो आप कह रहे हैं फैमिली। और फैमिली किससे बनी? मैरिज। ठीक। तो क्या अस्तित्व में आ गया था इस समय तक? विवाह अस्तित्व में आ गए थे। ऋग्वैदिक काल में किसका उल्लेख है? विवाह का। ऋग्वैदिक काल या ऋग्वैदिक संस्कृति में विवाह की जब हम बात करते हैं तो विवाह के कंटेक्स्ट में हम दो बातें करना आपसे उचित समझेंगे इस संदर्भ में। एक बात हमारी ये है कि यहां इस समय किसकी अनुमति दी गई? नियोग प्रथा की। किसकी अनुमति दी गई? नियोग प्रथा की। ठीक है। नियोग प्रथा की अनुमति के साथ साथ विवाह की अगर हम बात करें तो विवाह में बहुपति विवाह भी प्रचलन में था। इसका मतलब एक स्त्री कई पुरुषों के साथ विवाह कर सकती थी, है ना। बहुपति विवाह का मतलब यह हुआ कि बहुपति विवाह उन समाजों में देखा जाएगा जिन समाजों में सेक्स रेशियो या लिंगानुपात ऑप्टिमम नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 100 महिलाएं हैं और 100 पुरुष हैं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसकी? बहुपति विवाह की। यह तब काम करेगा जब 50 महिलाएं हों और 100 पुरुष हों। नहीं समझ रही बात? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हम कह सकते हैं कि सेक्स रेशियो क्या था? कम। लिंगानुपात क्या था? कम। जिसकी वजह से क्या हुआ होगा या क्या रहा होगा? बहुपति विवाह। समझ रहे मेरी बात? तो पुरुषों की संख्या ज्यादा होगी और महिलाओं की संख्या कम, है ना। और आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि उस सोसाइटी को अच्छा नहीं माना जाता जहां सेक्स रेशियो कम हो, जहां लिंगानुपात कम हो, उस समाज को अच्छा नहीं माना जाता। यानी कि माना जाता है कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति खराब है। बोलो। जैसे कि आप आज की डेट में बात करते हैं कि भाई हरियाणा का सेक्स रेशियो कम है। इसका मतलब हरियाणा का सेक्स रेशियो कम है, उसका कारण आप क्या मानते हैं? उसका कारण आप मानते हैं कि हरियाणा में किया जाता है फीमेल फोर्टिसाइड किया जाता है। का मतलब कन्या भ्रूण हत्या की जाती है। तो कन्या भ्रूण हत्या की वजह से क्या हुआ? लिंगानुपात गिर गया। तो ये अच्छी बात नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इस समय कन्याओं को मारा जाता था, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं इस बात को बताने की कोशिश कर रहा हूं आपसे कि सेक्स रेशियो कम रहा होगा, इसलिए क्या आई होगी अस्तित्व में? बहुपति विवाह। और बहुपति विवाह अगर हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि महिलाओं की स्थिति अच्छी है, इसका मतलब है महिलाओं की स्थिति खराब है। मैं बार बार आपको इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं कि ऋग्वैदिक काल में भी महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जितना एजम्पशन हम मान लेते हैं, जितना अनुमान हमारा होता है कि भाई महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड के कंपैरिजन में इससे आगे के सोसाइटी जब आप देखेंगे उसके कंपैरिजन में बेटर थी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली क्योंकि वो पॉलिटिकली क्या थी? पॉलिटिकली डिसीजन मेकिंग में वो पार्टिसिपेट कर रही थी, भागीदारी कर रही थी। बात समझ में आ रही है आपको? दोबारा से ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति देख रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? इस समय तक क्या अस्तित्व में आ गया? विवाह, है ना। और विवाह में क्या अस्तित्व में आ गया? बहुपति विवाह। ठीक है। यानी कि एक स्त्री के कई सारे पति हो सकते थे। ठीक। ये शायद इसलिए रहा होगा कि लिंगानुपात क्या होगा? वहां पर कम होगा। ठीक है। दूसरी बात, इस बात को भी हम समझ पा रहे हैं अच्छी तरीके से कि आर्थिक अधिकार महिला के पास नहीं थे, अर्थात संपत्ति में उसके पास अधिकार नहीं थे, यद्यपि उसको सभा और समिति दोनों में बुलाया जा रहा था। कुछ इतिहासकार कहते हैं सभा में नहीं बुलाते थे, समिति में बुलाते थे। कुछ कहते हैं सभा में बुलाते थे, समिति में नहीं बुलाते थे। लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे दोनों में बुलाते थे। यानी कि एक बात पक्की मान लेते हैं हम कि महिलाओं को राजनीतिक निर्णय में भागीदारी थी। ठीक। लेकिन सामाजिक परिस्थिति, सोशल स्टेटस उनका गिरा हुआ ही है। क्यों गिरा हुआ है? क्योंकि एक महिला कई पुरुषों के साथ शादी कर रही है। अब मैं आपको बताऊं, विवाह करने की उम्र बताई गई है 16 से 17 साल। विवाह करने की उम्र कितनी बताई गई है? 16 से 17 साल। इसका मतलब ठीक ठाक उम्र है। ये कैसी उम्र है? ठीक ठाक। तो अब आप इस बात को कह सकते हैं। लेकिन एक बात और बताऊं, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि
ये कहा गया है कि उस समय कौन सा विवाह नहीं हुआ करता था? बाल विवाह नहीं था उस समय। कौन सा विवाह नहीं था? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी। कौन सी मैरिज नहीं होती थी? चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, है ना। तो विवाह की उम्र क्या थी? लगभग 16 से 17 वर्ष उस समय। और मैं आपको बताऊं कौन सी प्रथा अस्तित्व में थी, तो मैं बार बार कह रहा हूं नियोग प्रथा। नियोग प्रथा क्या थी उसको समझने का प्रयास करेंगे। पहली बात समझ में आई? तो पहला पॉइंट जो लिखने का है वो क्या है, दिमाग में बैठाइए पहले, फिर आप लिखिएगा। पहला पॉइंट आपके लिखने का ये है, महिलाओं की स्थिति में उनको संपत्ति का अधिकार नहीं था। दूसरा पॉइंट है, राजनीतिक तौर पर निर्णय निर्माणकारी संस्थाओं में उनकी भागीदारी थी, विशेष तौर पर सभा और समिति में। तीसरा पॉइंट लिखने का ये है आपके लिए कि विवाह अस्तित्व में आ गए थे और बहुपति विवाह था। इसके अलावा चौथा पॉइंट लिखने का है कि क्या प्रथा, कौन सी प्रथा आ गई थी? नियोग प्रथा। पांचवा पॉइंट लिखने का है आपके पास कि विवाह की उम्र कौन सी थी? औसतन 16 से 17 वर्ष। और अगला पॉइंट लिखने का है कि बाल विवाह उपस्थित नहीं थे या बाल विवाह हुआ नहीं करते थे। बता रहे इन सब पॉइंटों को। तो ये सभी पॉइंट आपको इन सब बातों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या थी। इन सभी पॉइंट से हमको ये पता लगता है कि महिलाओं की राजनीतिक, महिलाओं की आर्थिक और महिलाओं की सामाजिक स्थिति क्या रही होगी। ठीक, लेकिन किसी भी काल में महिलाओं के पास वो अधिकार नहीं रहे जो अधिकार होने चाहिए। महिलाओं की स्थिति उतनी बेहतर नहीं रही जितनी बेहतर होनी चाहिए। ठीक, लेकिन कंपैरेटिवली आगे आने वाले कालों की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति इस ऋग्वैदिक काल में अच्छी थी। तो महिलाओं का सशक्तिकरण या महिलाओं की सशक्त होना इस बात पर आधारित है कि महिलाएं निर्णय निर्माण, न केवल निर्णय निर्माण करें बल्कि निर्णय को बदलने की भी उनके अंदर शक्ति हो। यानी कि डिसीजन मेकिंग में ही ना पार्टिसिपेट करें बल्कि जो डिसीजन लिया गया है उसको इन्फ्लुएंस भी कर पाए, उसको प्रभावित भी कर पाए। क्योंकि आज की डेट में अगर बात करें, ऑन एन एवरेज महिलाओं की जनसंख्या, महिलाओं की पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन का लगभग 1/2 है, आधा है। तो इसका मतलब क्या हम देख पा रहे हैं कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन 50% है उनका? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। आज की डेट में पार्लियामेंट में क्या 50% महिलाएं हैं? तो आप कहेंगे नहीं। क्या आपकी स्टेट लेजिस्लेचर में 50% महिलाएं हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो पॉलिटिकली एम्पावर्ड नहीं है महिलाएं उतनी जितनी की उनकी पॉपुलेशन है। समझ रहे मेरी बात? अब हम जो अगली बात करेंगे आपसे, वो अगली बात किसकी करेंगे? नियोग प्रथा की, कि नियोग प्रथा क्या थी। और नियोग प्रथा को हम जोड़ेंगे किसके साथ? विवाह के साथ। इसको जोड़ेंगे नियोग प्रथा को विवाह के साथ। ठीक है, बढ़ाना इसको। तो मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं आपके लिए। महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल की तुलना में बेहतर थी। उत्तर वैदिक काल की तुलना में बेहतर थी। महिलाओं को निर्णय निर्माणकारी संस्थाओं में बुलाया जा रहा था, लेकिन संपत्ति का अधिकार उनके पास नहीं था। और महिलाओं के लिए आप देख पा रहे हैं कि बाल विवाह नहीं है। विवाह अस्तित्व में आ चुका है लेकिन बाल विवाह नहीं है, बहुपति विवाह है। शायद इसीलिए कि लिंगानुपात क्या रहा होगा? कम। ठीक, 3 कर रहे हैं। अगली बात देखते हैं। और अगली बात के लिए हम नियोग प्रथा को समझते हैं। विवाह जिस विवाह की हम ऋग्वैदिक काल में बात करते हैं, उस विवाह के कुछ उद्देश्य थे, आज भी है वो उद्देश्य। विवाह का उद्देश्य क्या होता है? विवाह का उद्देश्य होता है संतानोत्पत्ति। विवाह का उद्देश्य क्या होता है? संतानोत्पत्ति, या और दूसरे शब्दों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। ठीक, विवाह का ऑब्जेक्टिव है क्या अस्तित्व में आ जाए? परिवार। और परिवार तभी माना जाएगा विवाह के अनुसार जब किसकी उत्पत्ति हो? संतानोत्पत्ति। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वंश को आगे चलाना। बात समझ में आ रही है? वंश को आगे चलाना। तो संतानोत्पत्ति अगर विवाह के द्वारा नहीं होती, विवाह का उद्देश्य है धर्म पर आधारित होकर अर्थ की प्राप्ति करना और काम की प्राप्ति करना, अर्थात शारीरिक और वित्तीय आवश्यकताओं को धर्म की मर्यादा में रहते हुए प्राप्त करने के लिए किसको लाया गया?
विवाह को। बात समझ में आ रही है? मीन्स सेक्सुअल डिजायर्स और इकोनॉमिक डिजायर्स या फाइनेंशियल डिजायर्स को पूरा करने के लिए धार्मिक तौर पर, सामाजिक मान्यता के तौर पर किसको लाया गया? विवाह को। ठीक है, इसका मतलब यदि आप विवाह के बिना काम करते हैं, मीन्स सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करते हैं या अपनी फाइनेंशियल डिजायर्स को पूरा करते हैं धर्म के बिना, तो फिर ये अधार्मिक कहलाएगा, आपको असामाजिक व्यक्ति माना जाएगा, आपको अधार्मिक या गैर धार्मिक व्यक्ति माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? अधर्मी माना जाएगा। इसलिए किसको लाया गया? विवाह को। तो विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या था? संतानोत्पत्ति। और अब यदि विवाह के द्वारा संतानोत्पत्ति नहीं हो रही, अगर विवाह के द्वारा संतानोत्पत्ति नहीं हो रही, तो फिर इसके लिए कौन सी प्रथा को बनाया गया? नियोग प्रथा को। कौन सी प्रथा को बनाया गया? नियोग प्रथा को। अब समझिएगा बात को कैसे। अगर संतानोत्पत्ति नहीं हो रही तो जो महिला थी वो पति के छोटे भाई के साथ संसर्ग कर सकती थी। संसर्ग कर सकती थी महिला, पति के छोटे भाई के साथ संसर्ग कर सकती थी। किसकी प्राप्ति के लिए? संतानोत्पत्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए। और इस प्रथा को क्या कहा गया? इस प्रथा को कहा गया नियोग प्रथा। ठीक, इस प्रथा को क्या कहा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर नियोग प्रथा को लेकर आएंगे आप तो जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएंगे, जननिक अंतर नहीं आएंगे, क्योंकि उसी आदमी का छोटा भाई है जिसकी वजह से उसके और उसके छोटे भाई के जीन एक ही हैं, क्योंकि माता पिता एक ही हैं। नहीं समझ में आ रही बात? तो जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएंगे। इस वजह से नियोग प्रथा के लिए किसको परमिशन दी गई? किसके साथ परमिशन दी गई? पति के छोटे भाई के साथ। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब एक बात पक्की आप समझ ले रहे हैं। क्या पक्की समझ ले रहे हैं? कि निश्चित तौर पर किसी भी परिवार में संतान के तौर पर हमेशा ये कोशिश रही होगी कि कम से कम कितने बालक पैदा हों? 2 भाई, तभी तो नियोग प्रथा हो सकती है। नहीं समझ में आ रही बात? बड़ा भाई और छोटा भाई होगा तभी तो नियोग प्रथा हो सकती है। तो कम से कम कितने बालक हों, कितने लड़के हों? 2। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई एक या पहला मेल बच्चा पैदा हुआ, बोलो, तो दूसरा मेल बच्चे का इंतजार किया जाएगा। हाँ, और इस बीच कितनी भी लड़कियां होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो, कब तक किया जाएगा ये काम? जब तक कि दूसरा बच्चा लड़का पैदा ना हो जाए। हो सकता है इस बीच कितनी लड़कियां पैदा हो गई? 4 लड़कियां, और फिर एक मेल पैदा हो गया। इसका मतलब टोटल बच्चे कितने हो गए? 6। अभी समझ मेरी बात? तो ये 4 लड़कियां जो पैदा हुई हैं, क्या इन 4 लड़की को पैदा करने का प्रेफरेंस था सोसाइटी में? क्या वरीयता दी गई थी कि 4 लड़की पैदा हो? नहीं। तो ये कैसी लड़कियां पैदा हुई? अनवांटेड। नहीं समझ में आ रही बात? जिनकी कामना, जिनकी चाहत नहीं की गई थी। अभी नहीं समझ में आ रही बात? चाहत किसकी थी? लड़कों की चाहत थी। समझ पा रहे हैं? तो फिर ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी कैसे? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? इसका मतलब बहुत सारी चीजें हैं ये बताने की आपको कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी जितनी हम सोच लेते हैं। थी, लेकिन उतनी बेहतर नहीं थी जितनी हम सोच लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? कॉन्सेप्ट समझिएगा अच्छी तरीके से आप। तो हुआ क्या? हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ऋग्वैदिक काल में भी आपको क्या दिख रही है? सन मेटा प्रेफरेंस। कैसी प्रेफरेंस दिख रही है? पुत्र प्राप्ति की इच्छा, पुत्र प्राप्ति की वरीयता। क्यों? क्योंकि वंश को कौन आगे चलाएगा? पुत्र चलाएगा। ये कामना जो आज भी है। अभी नहीं समझ में आई बात? तो यहां क्या देख रहे हैं आप? विवाह का उद्देश्य क्या है महोदय? विवाह का उद्देश्य है संतानोत्पत्ति। और विवाह का उद्देश्य अगर संतानोत्पत्ति है तो निश्चित तौर पर किसको परमिशन दी जाएगी? नियोग प्रथा को, यदि संतान की उत्पत्ति नहीं होती। और ये किसके लिए दी गई? पति के छोटे भाई के साथ, जिससे कि जेनेटिक वेरिएशन ना आए, जिससे कि जनिक अंतर ना आए, इसलिए छोटे भाई के साथ दी गई। ठीक, इसलिए परिवारों ने कामना की होगी कम से कम 2 लड़कों की, मिनिमम 2, है ना? मैक्सिमम तो कितने हो जाए? और लड़कियों की कामना कितनी होगी? कितनी की गई होगी? मैक्सिमम 1। लेकिन वो अलग बात है, अनवांटेड गर्ल चाइल्ड के तौर पर
अवांछित लड़की के तौर पर कई सारी लड़की पैदा हो गई होंगी, सिर्फ किस वजह से? पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए। बस समझ में आई? तो ये सन मेटा प्रेफरेंस आज भी सोसाइटी में एक फिनोमिना है। पुत्र की इच्छा परिवार के आकार को बढ़ा रही है, बोलो। और सन मेटा प्रेफरेंस में आप ये मत सोचिएगा कि अशिक्षित लोग ही ये काम कर रहे हैं, एजुकेटेड लोग भी सन मेटा प्रेफरेंस के चक्कर में पड़े हुए हैं, बोलो। इससे परिवार क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। ठीक, इसका मतलब ये तो एक प्रकार का लैंगिक विभेद हुआ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, या स्टीरियोटाइप हुआ, जहां ये माना आपने कि परिवार को कौन बढ़ाएगा? सिर्फ आगे पुत्र, है ना? ये तो स्टीरियोटाइप हुआ, एक पूर्वाग्रह हुआ। समझ पाए मेरी बात? तो वेरी गुड। क्या क्या सीखा ये कि सर ऋग्वैदिक काल में नियोग प्रथा की परमिशन थी, और नियोग प्रथा के मायने क्या है वो आपने समझ लिए। नियोग प्रथा क्यों परमिशन दी गई उसको भी समझ लिया आपने, क्योंकि संतानोत्पत्ति करवानी थी और वंश को आगे बढ़ाना था। देखिए मैं आपको बताऊं, ऋग्वैदिक काल में जितना बड़ा परिवार होगा उतना ही बड़ा कुल होगा। परिवारों का समूह मिलकर क्या बनेगा? कुल। जितना बड़ा कुल होगा उतना ही बड़ा ग्राम होगा। सहमत है इस बात से? और जितना बड़ा ग्राम होगा उतना ही बड़ा विश्व होगा, और जितना बड़ा विश्व होगा उतना ही बड़ा जन, और जो जितना बड़ा जन होगा वो उतना ही शक्तिशाली होगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब लड़ने कौन जाएंगे? लड़ने जाएंगे पुरुष। ठीक है, हमेशा से हुआ है ये काम, और आज तक रहा है आपके, या कुछ साल पहले तक रहा है कि मिलिट्री में महिलाओं को परमिशन नहीं थी। वो अब खोली कुछ दिन पहले। ठीक है, अभी भी मिलिट्री में नहीं है सच, अभी भी पैरामिलिट्री फोर्स में खोली गई है। तो ये बात समझ में आई? ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, लैंगिक विभेद, जो ऋग्वैदिक काल से चल रहा है, और कहां तक चल रहा है? अब तक चल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम जो सोचते हैं एग्जैक्टली वैसा नहीं है। हम ये सोचते हैं और हम ये पढ़ लेते हैं किताबों में कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन मैं कह रहा हूं कंपैरेटिवली अच्छी नहीं थी, तुलनात्मक रूप से अच्छी नहीं थी। स्थिति वही थी लमसम जो आज है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो विवाह को क्यों करवा रहे हैं? विवाह को संतानोत्पत्ति के लिए करवा रहे हैं, और किसकी प्राप्ति के लिए करवा रहे हैं? पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ का मतलब धर्म रहित अर्थ और काम को प्राप्त करेगा विवाह। इसका मतलब विवाह करने के बाद व्यक्ति कौन से आश्रम में प्रवेश करेगा, इस आश्रम व्यवस्था को भी देखेंगे आप। कौन से आश्रम में प्रवेश करेगा? गृहस्थ आश्रम में। तो गृहस्थ आश्रम में क्या करता है व्यक्ति? गृहस्थ आश्रम में धर्म आधारित या धर्म के आधार पर अर्थ और काम की पूर्ति करता है, और अंत में किसको प्राप्त करता है? वो मोक्ष को। किसको प्राप्त करता है? मोक्ष को। क्लियर है बात? तो पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए विवाह आवश्यक, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए विवाह आवश्यक, संतानोत्पत्ति के लिए विवाह आवश्यक। ठीक, तो संतानोत्पत्ति नहीं हो पा रही तो फिर कौन सी प्रथा को आए? नियोग प्रथा को। तो महिलाओं की स्थिति समझ में आई? अगले पॉइंट पर बात करें, चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। देखिएगा ध्यान से, महिलाओं के संबंध में हमको बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मिलता है, और उस संस्कार को हम कहते हैं उपनयन संस्कार। कौन संस्कार? संस्कार हम जानते हैं हिंदू धर्म में संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, हम सब इस बात को जानते हैं कि संस्कार जन्म से पूर्व प्रारंभ होते हैं। किससे प्रारंभ होते हैं? मींस गर्भ में ही। इसमें सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। कौन संस्कार? गर्भाधान संस्कार, हिंदू धर्म में। और ये जन्म से पूर्व प्रारंभ होते हैं, और कहां तक चलते हैं? तो आप कहेंगे ये चलते हैं मृत्यु तक। कहां तक चलते हैं? मृत्यु तक, जिसको आप अंतिम या अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। नहीं समझ मेरी बात? इस बीच कई सारे संस्कार हैं। प्रमुख तौर पर कई सारे संस्कारों की बात की गई। टोटल संस्कार कितने हैं? बिल्कुल 16 संस्कार। कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार। ठीक है, प्रमुख तौर पर। संस्कारों में एक संस्कार कौन सा होता है? उपनयन संस्कार। पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने आपको, संस्कार जन्म पर प्रारंभ नहीं होते, जन्म से पूर्व पहले प्रारंभ हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और कहां तक चलते हैं? मृत्यु तक। कहां तक चलते हैं? मृत्यु तक। ठीक है, इसी बीच में कौन सा संस्कार होता है? एक उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार बहुत ध्यान समझेंगे। उपनयन संस्कार
संबंधित है शिक्षा से। इसका मतलब जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता है कोई, तो उस संस्कार को कौन सा संस्कार कहते हैं? उपनयन संस्कार। ठीक। और बहुत स्पष्ट बात यह है कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं का क्या किया जाता रहा है? उपनयन संस्कार क्या किया जाता रहा है? इसका मतलब हम इस बात को कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार था। क्या ले सकती थी वो? शिक्षा। और महिलाओं का क्या किया जाता था? उपनयन संस्कार। नोट डाउन करें। तो इस कंटेक्स्ट में, इस संदर्भ में महिलाओं की स्थिति अच्छी है, और महिलाओं की स्थिति किसके बराबर है? पुरुष के बराबर। जिस तरीके से पुरुष का या मेल चाइल्ड का उपनयन संस्कार हो रहा है, उसी प्रकार फीमेल चाइल्ड का भी उपनयन संस्कार हो रहा है। ठीक। और क्या लेने की कोशिश की जा रही है? क्या दी जा रही है उसको? शिक्षा। हमको ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में कई विदुषी महिलाओं के नाम पता लगे हैं। विदुषी महिला का मतलब वो महिलाएं जिनके पास नॉलेज थी। ठीक। जैसे एक महिला है लोपा, जैसे एक महिला है सिक्ता, जैसे एक महिला है विश्वरा। लोपा, सिक्ता, विश्वरा। एक महिला है घोषा। देखिए, लोपा का पूरा नाम था लोपामुद्रा। लोपामुद्रा, सिक्ता, विश्वरा, घोषा, ये सब कैसी महिलाओं के नाम मिलते हैं हमको? जो विदेशी महिलाएं का मतलब जिनको नॉलेज थी, नॉलेजेबल फीमेल। ठीक है। तो ये महिलाओं का हमारे पास उदाहरण है, जिससे हमको ये पता लगता है कि उस समय की महिलाएं विदुषी हुआ करती थी, उस समय की महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती थी, उनका अपनयन संस्कार किया जाता था और उनको शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो महिलाओं की स्थिति पता लगी आपको? तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं थी, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन कुछ मामलों में महिलाओं की स्थिति ठीक थी। कैसे? शिक्षा के मामले में। कैसे? राजनीतिक निर्णय निर्माण की संस्थाओं में भागीदारी के मामले में। लेकिन आर्थिक तौर पर महिलाओं की स्थिति निम्न थी। विवाह जो किए जा रहे थे, परिवार जो आ रहे थे, उन परिवारों में भी महिलाओं को निर्णय निर्माण में स्वायत्ता, ऑटोनॉमी नहीं थी, आज भी नहीं है। आज भी नहीं है। इसका मतलब फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन में क्या महिला का अधिकार था? कितने बच्चे पैदा होंगे, कब बच्चा पैदा होगा, इस बारे में महिला निर्णय ले पा रही थी? नहीं, पुरुष। और आज भी परिवार नियोजन में कौन निर्णय लेता है? पुरुष। क्या सन मेटा प्रेफरेंस थी? क्या पुत्र के पैदा होने की वरीयता थी? निश्चित तौर पर थी। क्या अनवांटेड गर्ल चाइल्ड थी? अवांछित लड़कियां पैदा होती थी? बिल्कुल होती थी, जैसे आज होती है। बात समझ में आ रही है? तो इस बात को अच्छी तरह समझिए कि कई मायनों में महिलाओं की स्थिति गिरी हुई है और कुछ मामलों में महिलाओं की स्थिति अच्छी है। क्लियर बात? नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति। कौन सी स्थिति? सामाजिक। डालेंगे सामाजिक स्थिति। सोसाइटी। ठीक है। तो सामाजिक स्थिति में सबसे हम पहले देख ले रहे हैं सोशल हिरार्की क्या है, सामाजिक अनुक्रम क्या है। सोशल हिरार्की की बात करें तो व्यवसाय के आधार पर चार वर्ण थे। किसके आधार पर? व्यवसाय। व्यवसाय का मतलब ऑक्यूपेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये वर्ण कैसे हैं?
व्यवसायिक वर्ण है, ऑक्यूपेशनल वर्नाज, जिसका जैसा व्यवसाय, जिसका जैसा काम, वैसा उसका वर्ण। ठीक है, इसका मतलब कोई किस वर्ण का है ये उसके ऑक्यूपेशन से ड्राइव करेंगे आप, जैसा उसका व्यवसाय होगा वैसा क्या होगा उसका वर्ण। लेकिन जब आप लेटर वैदिक पीरियड में जाएंगे, उत्तर वैदिक काल में जाएंगे, तो उत्तर वैदिक काल में ये वर्ण व्यवसाय के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो जिस वर्ण में पैदा होगा, इसका मतलब इस व्यवसाय की जब हम बात करते हैं तो व्यवसाय एक ऐसा फिनोमेना है जिसको क्या बदल सकते हैं, जिसका आप फैसला कर सकते हैं। इसका मतलब आपके पिता जिस व्यवसाय को करते थे, यदि आप चाहें तो कोई दूसरा व्यवसाय कर सकते हैं और अपने वर्ण को परिवर्तित कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये चार वर्ण है और व्यवसाय के आधार पर है तो वर्ण कैसे हो गए, परिवर्तनशील। कैसे हो गए, परिवर्तनशील। ध्यान से समझिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या ऋग्वैदिक काल में वर्ण परिवर्तनशील थे? क्या ऋग्वैदिक काल में वर्ण परिवर्तनशील थे? बिल्कुल थे। परिवर्तनशील का मतलब वेरिएबल, जिसमें बदलाव की जा सके। बात समझ में आई? इसका मतलब ये रिजिड नहीं थे, फ्लेक्सिबल थे, लोचशील, जिसमें आप बदलाव कर सकते थे, क्योंकि व्यवसाय के आधार पर थे। किसके आधार पर थे? व्यवसाय के आधार पर। और व्यवसाय के आधार पर कितने वर्ण बता रहा हूं मैं आपको? चार वर्ण बता रहा हूं, बना लेंगे उसको। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये चारों के चारों वर्ण लगे हुए थे क्षैतिज रूप से, यानी कि वर्णों का विभाजन कैसा था? ये वर्णों का विभाजन क्षैतिज था, का मतलब हॉरिजॉन्टल था। कैसा था? हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब कोई बड़ा नहीं था, कोई छोटा नहीं था, ये वर्टिकल डिवीजन नहीं था, सभी बराबर थे। ठीक, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कैसा डिवीजन? हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या होगा पता है? लेटर वैदिक पीरियड में इनके बीच में वर्टिकल डिवीजन हो जाएगा, सबसे बड़ा, फिर उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद ये वर्टिकल डिवीजन कब होगा? लेटर वैदिक पीरियड में, जब ये वर्ण हो जाएंगे बाई बर्थ। किसके आधार पर हो जाएंगे? जन्म के आधार पर। यानी कि इस समय कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, अलग अलग ऑक्यूपेशन के बेस पर अलग अलग वर्ण है। तो ब्राह्मण क्या काम करेगा? ब्राह्मण का प्रमुख काम था या तो अध्यापक था ये, या तो क्या था? पुरोहित। क्षत्रिय क्या करेगा? क्षत्रिय प्रशासक का काम करेगा। वैश्य क्या करेगा? वैश्य या तो व्यापार कर रहा होगा, या वाणिज्य कर रहा होगा, या कृषि कर रहा होगा। शूद्र क्या कर रहा होगा? शूद्र श्रमिक का काम कर रहा होगा, या कलाकार होगा शूद्र, यानी कि कलाकार को भी, आर्टिस्ट को भी क्या माना गया है? शूद्र। तो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इन चारों के काम अलग अलग हैं। इन चारों के काम अलग अलग हैं। ठीक, ऋग्वेद में एक लाइन आई है जिसमें एक ही परिवार के तीन लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। ऋग्वेद में एक ऋचा आई है जिसमें एक ही परिवार के तीन लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। लिखेंगे इसको, ऋग्वेद की ऋचा के अनुसार, ऋग्वेद की ऋचा के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे। एक व्यक्ति क्या कह रहा है मैं गायक हूं, मैं गायक हूं, मेरे पिता चिकित्सक हैं, और मेरी माता आटा पीसती है।
मेरी मां आटा पीसती है। तो 3 व्यवसाय हो गए एक ही परिवार में। इसका मतलब व्यवसाय के आधार पर क्या है, वर्ण है, और अलग अलग वर्ण के व्यवसाय या व्यवसाय के आधार पर वर्ण निश्चित हो रहा है। क्या कह रहा है वो व्यक्ति ऋग्वेद की ऋचा में कि मैं गायक हूं, मेरे पिता चिकित्सक हैं और मेरी माता आटा पीसती है। समझ में ये बात? ठीक। इसका मतलब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जानने की है कि सामाजिक स्थिति में जो सामाजिक अनुक्रम है वहां पर ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र क्षैतिज रूप से लगे हुए हैं, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। ब्राह्मण के लिए वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय का उतना ही महत्व है जितना शूद्र का महत्व है, जितना ब्राह्मण का महत्व है, जितना क्षत्रिय का महत्व है। सबका महत्व समान है, किसी का महत्व ज्यादा, किसी का महत्व कम नहीं है। तो कोई श्रेणी क्रम नहीं है, कोई श्रेणी क्रम नहीं है कि कोई ऊंचा हो और कोई नीचा हो। ऊंच नीच नहीं है, वर्ण व्यवस्था है परंतु ऊंच नीच नहीं है। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगली बात, इस ऋग्वैदिक समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यंजन का उल्लेख हुआ है, जिस महत्वपूर्ण व्यंजन को आज भी हम करते हैं विशेष तौर पर शुभ अवसरों पर, और यह व्यंजन पवित्र व्यंजन के तौर पर देखा जाता है, जिसको आप देसी भाषा में खीर कहते हैं। ठीक। उस समय ऋग्वैदिक काल में इसके लिए शब्द का प्रयोग हुआ है क्षीर पक मोदनम। क्षीरपक मोदनम का मतलब है कि आप दूध के साथ पकाते हैं अनाज, और दूध के साथ अनाज को पकाना या पकाकर बनाना कहलाता है खीर। अनाज का मतलब चावल, नहीं समझ वाली बात। अनाज को आप दूध में डाल देते हैं और जब दूध के साथ पकाते हैं तो उसको, उस व्यंजन को क्या कहा करते थे, क्षीर पक मोदनम ऋग्वैदिक काल में, जिसको आप देसी भाषा में क्या कहते हैं आज, खीर, जिसका अपना महत्व है, पवित्र माना जाता है। तो उस समय का महत्वपूर्ण व्यंजन क्या था, क्षीर पक मोदनम, अर्थात दूध के साथ अनाज को पकाना। इसको पकाना अनाज को। ठीक है। अगली बात, ऋग्वैदिक समाज में अगर हम खान पान को देखें तो एक तो आप महत्वपूर्ण व्यंजन के तौर पर देख रहे हैं खीर को, महत्वपूर्ण व्यंजन है ये। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ऋग्वैदिक काल में मांसाहारी भी थे लोग। क्या भी करते थे, मांसाहार। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं, मांसाहार करने का क्रम क्रमशः घटता गया है। शुरुआत में मांसाहार बहुत ज्यादा, शाकाहार बिल्कुल नहीं, फिर शाकाहार, मांसाहार, और फिर शाकाहार ज्यादा, मांसाहार कम। तो मैं आपको बताऊं, क्या ऋग्वैदिक समाज के लोगों ने अनाज को नहीं पकाया, अनाज को नहीं पैदा किया? बिल्कुल किया। और अनाज के लिए इन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो शब्द है यव। क्या शब्द प्रयोग किया है? यव। अनाज के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? यव, है ना। तो लोग क्या करते थे, मांसाहार भी करते थे, और मांसाहार में मछलियों खाते थे, पक्षियों को खाते थे, जानवरों को खाते थे। मांसाहार में किसको खाते थे? पक्षियों को। किसको खाते थे? मछलियों को। किसको खाते थे? जानवरों को। इन तीनों चीजों को खाते थे, आज भी खाते हैं। ठीक है। तो ऋग्वैदिक समाज में अनाज के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? यव का प्रयोग किया गया है। मांसाहार भी करते थे, इस बात को ध्यान समझिएगा। ठीक है। दूसरी बात, आप इस बात को समझ चुके हैं कि गाय को मारा नहीं जाता था। गाय को मारा नहीं जाता था, लेकिन एक बात भी थी, गाय इनके लिए पूजनीय भी नहीं थी। गाय इनके लिए पूजनीय भी नहीं थी। नहीं समझ में आ रही बात? अर्थात गाय का धार्मिक महत्व नहीं था, गाय का सिर्फ था कैसा महत्व? आर्थिक महत्व। क्योंकि गाय से क्या प्राप्त करते थे? तो गाय क्यों पाली इन्होंने? दूध के लिए। गाय क्यों पाली इन्होंने? दूध के लिए। इससे पहले जो जानवर पाले गए हैं वो जानवर पाले गए हैं मांस के लिए, आप भूल जाते हैं। और आप इस बात को भी समझते हैं कि ऋग्वैदिक समाज जो था वो प्रमुख तौर पर पशुपालक समाज था। कैसा समाज था? पशु, कृषि उसका द्वितीयक व्यवसाय था या द्वितीय गतिविधि थी। प्रमुख गतिविधि कौन सी थी? पशुपालन करना। तो गाय का कैसा महत्व है इनके लिए? आर्थिक महत्व। इनके लिए धार्मिक महत्व नहीं है। तो गाय पूजनीय नहीं थी,
पूजनी भी नहीं थी गाय, लेकिन गाय को मारते भी नहीं थे। क्यों नहीं मारते थे? क्योंकि गाय को क्या कहा था इन्होंने, तो मैंने आपको लिखाया था, इन्होंने कहा गाय को अघन्या। मैंने क्या कहा इसको, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा इसको, अघन्या, ना मारने योग्य, लिख लीजिएगा अघन्या, ना मारने योग्य। ठीक है, तो खाना क्या खा रहे हैं वो पता लगा आपको, शाकाहार कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं। ठीक है, अगली बात देखते हैं, देखिए ध्यान से अगली बात को। भाई इनके समाज को और आगे हम देखें तो हमको हमको यह पता लगाना चाहिए कि इनके समाज के पास मनोरंजन के साधन क्या थे। किसके साधन? मनोरंजन के साधन। मनोरंजन के साधन में इनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट खेल था जिसको कहते हैं डाइस, या क्या कहते हैं, पांसा। नोट डाउन करेंगे, यानी कि मनोरंजन के साधन के लिए इनके पास कौन सा खेल था? पासा। ठीक है, दूसरी बात, एक और खेल खेलते थे जिसको कहते थे रथ दौड़, क्योंकि इनके पास रथ थे, चैरियट, इनके पास रथ थे ना। इसके अलावा इनके मनोरंजन के साधन के तौर पर ये गायन, और गाते भी थे और नाचते भी थे, गायन भी था और नृत्य भी था मनोरंजन के साधन के तौर पर। तो मनोरंजन के साधन के तौर पर इनके पास गायन था, नृत्य था, रथ दौड़ थी और पासा था। ठीक है, सोसाइटी में, इनकी सोसाइटी में प्रचलन था अल्कोहल का। किसका प्रचलन था? अल्कोहल का। अब अल्कोहल को आप ऐसे ही पी रहे हैं तो अल्कोहल के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है सूरा या सोरा। ठीक है, और अगर अल्कोहल को धार्मिक कार्यों में प्रयोग किया गया है तो उसमें वह शब्द का प्रयोग किया गया है सोम। इसका मतलब जब देवताओं ने शराब पी तो वो सोम था, बात समझ में आई। और जब आम आदमी ने शराब पी, सुरा है। तो धार्मिक कार्यों में अगर शराब का प्रयोग किया जा रहा है तो वो क्या है? सोम है। ठीक है, सोम के बारे में कहा गया है कि अल्कोहल जो बनता था एक वेजिटेशन से बनता था, वनस्पति से बनता था, जिस वेजिटेशन को क्या कहते थे? सोम। नहीं समझ आ रही बात? आज भी जनजाति इलाकों में ताड़ी बनती है। क्या बनती है? ताड़ी, जो प्राकृतिक तौर पर बनती है, नेचुरल प्रोसेस से, है ना, और एक वेजिटेशन से बनती है वो। तो जो वैसी वेजिटेशन से बनती थी शराब, उसको, उस वेजिटेशन को सोम कहते थे। और देवताओं ने जब अल्कोहल पिया तो उसको देवताओं के लिए नाम क्या दिया? सोम। और आम आदमी के लिए क्या नाम था? सुरा। ठीक है, सुरा, बिल्कुल सोमरस इसको कह रहे हैं आप। ठीक है, तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये लोग शराब पीते थे और शराब को क्या नाम दिया गया है? सुरा। या क्या नाम दिया गया है? सोम। पवित्र स्थलों पर या पवित्र जगहों पर शराब का सेवन सोम, है ना। तो सोम क्या थी? वनस्पति से बनती थी शराब, जिसको सोम रस कहा गया है, सोम कहा गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा ध्यान से। मनोरंजन के साधन के तौर पर सबसे अधिक प्रचलन में कौन था? पांसा। सबसे अधिक प्रचलन में पांसा था। तो ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान ने पूरे विश्व को कौन सा गेम दिया? डाइस। पांसे का खेल किसने दिया हिंदुस्तान को? हिंदुस्तान ने किसको दिया? पूरे विश्व को। ये हिंदुस्तान का ओरिजिनल है, हिंदुस्तान का खुद का है। एक बात और समझ लीजिए अच्छी तरीके से, कि इतना अधिक प्रचलन था कि परिवार में पति से पत्नियां परेशान थी पासे को लेकर। ऋग्वेद में एक ऋचा आई है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पुरुष कह रहा है कि मेरी पत्नी मुझे इसलिए छोड़ना चाहती है क्योंकि मैं पासा बहुत खेलता हूं। बात समझ में आ रही है? लिख लीजिए इस बात को। मेरी पति, ऋग्वेद की ऋचा के अनुसार, मेरी पत्नी मुझे छोड़ना चाहती है और मुझसे घृणा करती है क्योंकि मैं पासा खेलता हूं। मेरी पत्नी मुझे छोड़ना चाहती है और मुझसे घृणा करती है क्योंकि मैं पासा खेलता हूं।
इतनी बात समझ में आई? तो हमने सामाजिक व्यवस्था को देखा, हम देखते हैं कि अब धर्म को, इसको देखते हैं धर्म को, रिलीजन को। डाल लीजिए रिलीजन। और रिलीजन को बहुत ध्यान से समझेंगे, है ना। धर्म की बात की जाए तो ये लोग प्राकृतिक शक्ति के पूजक थे या पूजा करने वाले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये किसको पूज रहे हैं? नेचर को। बहुत ध्यान से समझिएगा। नेचर वरदान भी है और नेचर अभिशाप भी है। सहमत है इस बात से? प्रकृति वरदान भी और प्रकृति क्या है? अभिशाप। प्रकृति का अभिशाप ना मिले इसलिए प्रकृति की क्या की जा रही है? पूजा। और क्या मिलता रहे प्रकृति का हमेशा? वरदान। तो हड़प्पा सभ्यता और ऋग्वैदिक काल के लोगों में सिमिलरिटी हो गई। दोनों ही पूजक थे, दोनों ही प्रकृति के पूजक थे और दोनों ही प्रकृति के वरदान और प्रकृति के अभिशाप से भिज्ञ थे, जानते थे इन सब बातों को कि प्रकृति का वरदान भी होता है और प्रकृति का अभिशाप भी। ठीक। लेकिन इनके धर्म में, ऋग्वैदिक काल के लोगों के धर्म में आपको ज्यादातर कौन से देवता दिखाई देते हैं? जिनको कहते हैं आप कौन से देवता? पुरुष देवता। ठीक, तो डालें पुरुष देवता इनके। ठीक है। तो पुरुष देवता में हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण देवता की। सबसे महत्वपूर्ण देवता को देखा जाए तो इनका सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र। सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है इनका? इंद्र है। सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र है और इंद्र को कहा गया है, पहले भी आप जान चुके हैं, इंद्र को कहा गया है पुरंदर। पुरंदर का मतलब किले तोड़ने वाला। इंद्र युद्ध का देवता है और मैंने आपको समझाया था कि राजन किससे प्रेरणा ले रहा है? इंद्र केवल ना केवल युद्ध का देवता था बल्कि इंद्र इसका भी देवता था। नोट डाउन करें, वर्षा का भी देवता था इंद्र, वर्षा का भी देवता था। सहमत है इस बात से? दूसरा देवता, दूसरा देवता वरुण। कौन सा देवता? वरुण। लिखेंगे इसके सामने। यह देवता प्राकृतिक क्रम अर्थात ऋतु को संचालित करता है। क्या समझ में आई बात? किनको संचालित कर रहा है? ऋतु को संचालित करने वाला है। वरुण का मतलब जल से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? जल से। ठीक है, तो जल से लिया जाता है, इसका मतलब आप कह सकते हैं जल का देवता कौन है? वरुण। और किसको संचालित कर रहा है? ऋतु को। तो जो कुछ भी हो रहा है विश्व में, विश्व भर में जो कुछ भी हो रहा है वो इस सीजन की वजह से हो रहा है? नहीं, तो विश्व में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वरुण, ऐसा माना जाता है। और वरुण किसका देवता है? जल का देवता। किसका देवता है? नेक्स्ट, अग्नि। आग का देवता। किसका देवता? आग का देवता। और आज मैं आपको बताऊं, स्पष्ट तौर पर दिखाई देने वाला आपको वरुण मिलेगा,
और अग्नि मिलेगा। इसके अलावा और भी देवता हैं जो आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप इसको भी देवता मान लें, सूर्य को, तो आप जानते हैं कि सूर्य के समर्पण के लिए, सूर्य के स्तुति में कौन सा मंत्र तैयार किया गया? गायत्री मंत्र, जो आपको कहां मिलता है? दूसरे मंडल में, ऋग्वेद के कौन से मंडल में? आप पढ़ चुके हैं इस बात को भाई? नहीं पढ़ चुके? सूर्य आपको दिखाई देता है, अग्नि आपको दिखाई देती है, आपको दिखाई देता है। इसका मतलब ये सब प्राकृतिक चीजें हैं, अग्नि, जल या सूर्य, है ना? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, अग्नि किसका देवता है? आग का देवता। इसके अलावा अग्नि को एक मध्यस्थ माना गया। क्या माना गया? मध्यस्थ। किस किस के बीच में माना गया अग्नि को मध्यस्थ? लोगों और देवताओं के बीच। तो लोगों और देवताओं के बीच मध्यस्थ के तौर पर किसको देखा गया? अग्नि को देखा गया। किसको देखा गया? अग्नि को। ठीक है? इसका मतलब मनुष्य और ईश्वर के बीच में मध्यस्थ कौन है? अग्नि। तो आप जानते हैं अग्नि संस्कार होता है हिंदू धर्म में, जिससे कि मनुष्य सीधे कहां प्रवेश करता है, सीधे कहां जाता है? ईश्वर के पास, ऐसा माना जाता है। ठीक है? अगला दिवस की बात कर रहा हूं, किसकी? सूर्य की। सूर्य जो 7 घोड़ों के रथ पर चलता है। सूर्य जो कितने घोड़ों के रथ पर है? 7 घोड़ों के रथ पर। आपने देखा होगा फोटो में। है ना? तो गायत्री मंत्र को किसको समर्पित किया गया? सूर्य को। के अलावा के अलावा गायत्री मंत्र को समर्पित किया गया सावित्री के लिए। किसके लिए? सावित्री का मतलब लिख लीजिए, प्रकाश की देवी है ये। किसकी देवी है? प्रकाश की, लिख लीजिए। इनको भी समर्पित है। तो प्रकाश का देवता कौन है? प्रकाश की देवी कौन है? गायत्री या सावित्री। ठीक है? नेक्स्ट, सोम। सोम भी एक देवता है, जैसे कि मैंने बताया। सोम क्या है? वनस्पति। नहीं समझ में आई बात? तो सोम है वनस्पतियों का देवता, और वनस्पतियों का रस जो निकाला गया उसको क्या नाम दिया गया? ठीक है? नेक्स्ट, पूषण। पूषण देखो, अंतिम बात आज की। कौन? पूषण। अब पूषण कौन है उसको समझिए। पूषण था विवाहों का देवता। किसका देवता? विवाहों का देवता, पशुओं का देवता। विवाहों का देवता, पशुओं का देवता, विशेष तौर पर दुधारू पशुओं का, दूध देने वाले, विशेष तौर पर लिख लीजिएगा, विशेष तौर पर दूध देने वाले पशुओं का। ठीक है? इसका मतलब पशुओं के लिए प्रमुख। अंतिम बात बता रहा हूं, फिर मैं कल इस पर आगे एक्सटेंड करूंगा इसको। चरवाहे जो हैं या चारागाह जो है वो पशुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब चारागाहों का भी संरक्षण कौन करेगा? पूषण करेगा। चारागाहों का भी संरक्षण कौन करेगा? पूषण करेगा। ठीक है? अगली बात देख लेते हैं थोड़ी सी। अदिति। अदिति है देवताओं की मां। अदिति कौन मानी गई है? देवताओं की मां मानी गई है अदिति। ठीक? सिंधु नदी देवी मानी गई है। ऋग्वैदिक काल के लोगों के लिए सबसे पवित्र नदी कौन सी थी पता है? सिंधु। और दूसरी सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती। गंगा नहीं थी, सरस्वती। सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सिंधु। और दूसरी सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? लिख लीजिएगा, दूसरी सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती।
नेक्स्ट रुद्र, रुद्र पशुओं का देवता, पूषण भी पशुओं का देवता है, लेकिन पूषण जो पशुओं का देवता है वो दुधारू पशुओं का है और रुद्र बाकी पशुओं का है, ठीक है। और अंतिम यम, यम मृत्यु का देवता, आज भी मानते हैं। इसका देवता मृत्यु का। इन धर्म के बारे में हम कल और आपसे आगे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। थैंक यू। ये जो अभी पूषण जो है वो दुधारू पशुओं का देवता है और ये रुद्र है वो पशुओं का देवता है, तो इसमें जो रुद्र है वो दुधारू पशुओं का देवता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब रुद्र जो है वो उन पशुओं का देवता है जिनका प्रयोग किया जाता रहा है, काय के लिए? परिवहन के लिए। जैसे कि निश्चित तौर पर ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अगर गाय, 2 मिनट सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए। अगर निश्चित तौर पर गाय रही होगी तो बैल रहा होगा, ठीक। तो बैल किस लिए प्रयोग किया जाता होगा? परिवहन के लिए। या बैल प्रयोग किया जाता रहा होगा कृषि के लिए, तो उस बैल का देवता कौन हो गया? रुद्र। तो रुद्र शिव को कहते हैं। तो शिव के नंदी जो है वो गण है, यही समझ मेरी बात। तो नंदी का देवता कौन हो गया? भगवान शिव अर्थात रुद्र। तो कौन से पशुओं का देवता? जिनका प्रयोग या तो परिवहन या तो कृषि के लिए किया गया। दुधारू पशुओं का प्रयोग किया गया, उन पशुओं के लिए कौन से देवता की बात की गई, ठीक है। कल इसको आगे एक्सटेंड करेंगे।